कार्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्हें हिंदी पल्प फिक्शन का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आइए मिलते हैं योगेश मित्तल जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार राम पुजारी जी। सबसे पहले तो मैं आपका और सुबोध भारती जी का अभिवादन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र मतलब लेखन क्षेत्र से एकदम कट सा गया था और मुझे दोबारा इस क्षेत्र में एस्टेब्लिश करने का श्रेय बहुत हद तक आप लोगों को ही जाता है। हाँ, किसी ज़माने में मैंने बहुत लिखा है, बहुत लोगों के लिए लिखा है, बहुत नामों से लिखा है, मतलब ज़्यादातर घोस्ट राइटिंग ही की है, अपने नाम के लिए कभी ट्राई ही नहीं किया। तो सर, मैं कृपया हमारे दर्शकों को और पाठकों को ये बताइए कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिनकी वजह से नए लेखकों को, उभरते हुए लेखकों को प्रेत लेखन करना पड़ा? इसके कुछ कारण थे। सबसे पहली बात तो कि उस समय ये लिखना है सिर्फ शौक़ नहीं था, प्रोफेशन हो गया था। लोग, बहुत से लेखक ऐसे भी आए इस ट्रेड में जो सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने के लिए लिख रहे थे, और उनको लिखते हुए ये भी नहीं होता था कि बहुत बढ़िया किताब लिखनी, बल लिखे जो छपे, और छपने के बाद मतलब उनको मतलब ये थोड़ा बहुत भी पहचान मिल जाए ताकि पब्लिशर उनको मतलब पैसे दे सके। उन दिनों बहुत सारे ऐसे लेखक दिल्ली से, मेरठ से और बाहर से भी मतलब आए जिन्होंने सिर्फ मतलब पैसों के लिए लिखना चालू किया। जिन लोगों ने नाम के लिए लिखा उनके नाम मशहूर हुए ही हैं। मतलब कोई ऐसा लेखक नहीं है जिसने नाम के पीछे दौड़ा और नाम नहीं मिला। मैं अपने लिए कहूँगा, मैं नाम के लिए बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ा। मैं मस्त मौला आदमी, मतलब मैंने ज़्यादातर मतलब दमे का मरीज़ बचपन से होने की वजह से मेरे को हर समय पैसे की ज़रूरत होती थी। मेरे को जो पैसे, और पैसे राइटर जो लोग थे ना, और प्रकाशक ट्रेड नेम के लिए वो जल्दी देते थे, और अगर अपने नाम के लिए हम लिखे तो पैसे बहुत देर में मिलते थे। तो सर, वैसे तो पाठकों को पता ही है, जिन्होंने प्रेत लेखन पढ़ी है उनको पता है। वैसे आप 5 नाम बताइए जिनके लिए आपने लिखा, घोस्ट प्रेत लेखन किया। मशहूर नामों में बताऊं तो क्या नाम है, मतलब ये मेरे एक मित्र बिमल चटर्जी थे, मैंने उनके लिए भी लिखा, कुमार प्रिय जी के लिए भी लिखा, और राजभारती जी के लिए भी लिखा, और वेद प्रकाश शर्मा का तो आप जानते ही, उन्होंने भी मेरे से लिखवाया। मैं ये नहीं कहूँगा उनके लिए लिखा, उनके नाम के लिए लिखा, लेकिन उन्होंने भी लिखवाया। और इसके अलावा भी मतलब मैंने बहुत सारे मनोज पॉकेट बुक्स के मतलब जितने भी ट्रेड नेम हैं, बहुत सारे ट्रेड, मनोज के लिए, रायजादा के लिए, और ये विनय प्रभाकर के लिए, और ये टाइगर नाम के लिए, भारत नाम के लिए, सूरज नाम के लिए, धीरज नाम के लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई नाम छूटा होगा। मैंने बहुत सारे नामों के लिए लिखा, भिन्न भिन्न प्रकाशकों के लिए। मोहन पॉकेट बुक्स में लिखा, उनमें भी वहाँ जितने भी नाम उन्होंने छापे, मोहन, वर्षा, सीमा, सभी नामों में लिखा। इसी तरह विमल पॉकेट बुक्स वालों ने एच इकबाल छापा, या क्या नाम है, मतलब उन्होंने सामाजिक छापे। उनमें अगर किसी में नाम में नहीं लिखा तो उस नाम के लिए काम एडिटिंग की, या उनके 2-4 फर्मे लिखे। ऐसा रमा, दीपक आदि जितने भी नाम छापे विमल पॉकेट बुक्स वाले, सब में मैंने लिखा। उस दौर में जैसे आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि फर्मों के हिसाब से लिखा जाता था, तो कथानक को इस प्रकार से कंट्रोल में रखना होता था कि ना तो पेज कम हो ना ज़्यादा हो। इसके लिए भी कई प्रकाशक आपकी सेवाएं लेते थे? हाँ, नहीं, इसके लिए प्रकाशक लेते थे। कभी किसी ने अगर बहुत ज़्यादा लिख दिया, पता चला कि ना मैं किताब छपनी 128 पेज की और 160 पेज आ रही है, और उस समय ये भी था कि अगर किताब मतलब जैसे मेरठ में पैटर्न था कि 28 लाइन से छपनी थी, और दिल्ली में था ज़्यादा से ज़्यादा 33 लाइन मतलब दी जाती थी। तो अगर किताब बढ़ जाती है तो मतलब वो योगेश मित्तल को बुलाते थे। लगभग सारे पब्लिशरों में योगेश मित्तल इस काम के लिए बेस्ट और मशहूर माना जाता था कि योगेश यार, इसमें 3 फार्म बढ़ गए हैं, इसको काट के एंड को सही करके इसको मतलब एडजस्ट कर दे। तो मैं मतलब वहाँ बैठ के, कई बार वहीं बैठ के करा लेते थे। मनोज पॉकेट बुक्स के ऑफिस में बैठ के तो बहुत बार काम किया है, तो वहीं बैठ के मतलब जी वो काट छांट करके पढ़ के मतलब इन्हीं की एंड फर्स्ट क्लास सेट कर देता था। इसी तरह किसी में अगर बढ़ाना हुआ मैटर, किसी ने मान लीजिए कम पेज लिख दिए, तो पता चला 15 पेज बढ़ाने हैं, तो मैं उसमें मतलब ये देखना होता था कि मतलब प्रकाशक की सुविधा कहाँ है, प्रेस वाला कहाँ तक सुविधाजनक है। तो कभी ऐसा होता था कि हर चैप्टर में 4-4 लाइन बढ़ा दी, कभी होता था लास्ट के चैप्टर में 10-12 पेज बढ़ा दिए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप किताबों और कथानकों के सर्जन हैं। हाँ, कहीं पर भी घट जोड़ करना, कटिंग पेस्टिंग का काट छांट मतलब करना, करनी है, मरहम पट्टी करनी, ये आप कह सकते हो। तो किताबों के सर्जन हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। तो आपने ये एक नया नाम दे दिया मुझे। नाम तो बहुत सारे प्रकाशकों ने बहुत सारे दिए, लेकिन ये एक नया नाम दिया आपने। ये आप
बोले। तो सर ये बताइए कि उस जमाने में क्या पृष्ठभूमि में क्या चलता था, लेखकों के बीच, प्रकाशकों के बीच बैठकों में कैसे हम चर्चा करते थे, और क्या रहता था उस वक्त के दौर में, लेखन कैसा था, आज के दौर में कैसा लेखन है? एक चीज़ तो मतलब आज के दौर में जो एक मतलब युवा लेखकों में आया, मतलब आपस में एक दूसरे की मैत्री और सहयोग की भावना है, ये उस ज़माने में आपस में ग्रुपबाजी होती कम होती थी, मतलब सहयोग की भावना। अगर मेरी आपसे दोस्ती है तो मैं आपके प्रति सहयोगी हूँ, लेकिन बाकी लेखकों से कई बार जेलसी होती थी, और मतलब कई बार मतलब नहीं उनकी काट भी करने के लिए लेखक दोस्त बहुत कम होते थे। ये उदाहरण है ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश काम्बोज का, कि बहुत अच्छी दोस्ती रही उनकी। इसी तरह उदाहरण मतलब मेरे साथ तो बहुत लेखकों का रहा, बिमल चटर्जी और मैं, कुमार प्रिय मैं, और परशुराम शर्मा मैं, सुमन पाठक मैं, राजभारती और मैं, मतलब इस तरह यशपाल वालिया और मैं, मतलब मेरे साथ बहुत सारे लेखक जुड़े रहे। इसका कारण कुछ भी आप समझ सकते हो, क्योंकि या तो मैं सबके लिए लिखने के लिए भी तैयार रहता था सबके साथ, और मतलब ये कभी किसी काम को मना नहीं करता था, और हमेशा उनको बड़ा मान के उनकी इज्जत करता था। अच्छा सर ये बताइए, जैसे आपके दिल में भी उस वक्त ये ऐसा आता था कि मेरे नाम से किताबें नहीं छपती, कुछ दिल में महसूस होता हो कुछ इस तरह से? नहीं ऐसा है नहीं, मतलब मेरे दिमाग में दिल में मतलब ऐसा आता नहीं आता, ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने बताया ना कि मुझे बहुत जल्दी मेरे को लिखने का मेरी स्टार्टिंग 13-14 साल की उम्र में मेरे को प्रोफेशनली लिखने का मौका मिल गया और पैसे आने लगे। और उस समय मतलब बिना नाम के लिखते थे, तो मतलब मेरे को नाम की मतलब क्यों वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ नहीं रह गई, और मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी कभी नहीं रहा कि मतलब मेरे को हज़ारों लाखों लोग जाने। और मतलब आप कारण कुछ भी समझते हो, मस्त मौला समझो, चाहे ये समझ लो मैं समय का पेशेंट था, चाहे कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन ये है कि मतलब उस ज़माने में मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिले, मौके बहुत अच्छे मौके मिले। सबसे पहले 72 में ही मुझे मौका मिला, वो अमर पॉकेट बुक से मतलब सामाजिक नावल छापने के लिए उन्होंने मुझे एंगेज किया, और उन्होंने मेरे नावल छापे पापी और कलयुग प्रणय नाम से। और मेरा एक खास उपलब्धि उस समय ये रही कि लेखकों में सबसे पहले जिस लेखक की कलर फ़ोटो छपी बैक कवर पे, वो मेरी थी। लेकिन उस ज़माने में कलर फोटोग्राफी आम नहीं थी, इसलिए जो मेरी फ़ोटो खींची गांधीनगर के एक कंचन स्टूडियो में खींची थी, और कंचन स्टूडियो से खींच के वो उसको इंद्र भारती आर्टिस्ट थे कृष्णानगर में, उन्होंने कलर किया फ़ोटो को, कलर करके उन्होंने टाइटल बनाया, बैक कवर बनाया, उसमें सेट किया, फिर कलर फ़ोटो छपी थी। तो मेरी प्रणय नाम से दोनों, बदकिस्मती से तीसरा नावल उसमें नहीं छपा, उसकी लंबी कहानी है, वो फिर कभी बताएंगे। तो सर ये बताइए, उस दौर में आपने बहुत लिखा, एक माह में 2 उपन्यास लिखे, तो आपको क्या चीज़ प्रेरित करती थी? क्या आपको अपने परिवार के खर्चे पानी के लिए, जीविका के लिए लिखना पड़ा, या आपके अंदर कुछ ऐसा था जिसके लिए कुछ रचनात्मक ऐसा था कि आपको लिखना ही था, क्योंकि आपके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको प्रेरित करती कि मुझे लिखना है? तो इन दोनों में से किस बात ने आपको ज़्यादा प्रेरित किया? नहीं, सही बात कहूँ तो मुझे पैसे के लिए लिखना मैंने स्टार्ट नहीं किया था, हालांकि पैसा भी एक मतलब कारण था, क्योंकि मैं दमे का मरीज होने की वजह से मुझे पैसे की ज़रूरत रहती, लेकिन मतलब ये है कि मेरे को नई कल्पनाशील शुरू से रहा। ये इस पर आप भी कह सकते हैं माता सरस्वती की कृपा रही या भगवान की कृपा रही, कि मतलब मेरे दिमाग में आइडियाज आते थे। पढ़ने का शौकीन, बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौकीन था, तो जब आइडियाज आते थे तो लिखने, फिर मेरा शुरू में से ही ऐसे लोगों से लिंक जुड़ गया कि जो लिखते थे या लोग छापते थे, तो मतलब हर समय मुझे काम मिलने लगा। और जब मेरे को चारों तरफ से काम मिलने लगा तो मुझे सोचने का मौका ही नहीं, अवसर नहीं रहा कि मतलब आज लिख रहा हूँ तो मतलब 4 पब्लिशर पहले मौजूद रहते थे कि उनके लिए लिखना है, मतलब कहानी ख़त्म होने से पहले 4 कहानियाँ लिखने का मेरे पास ऑर्डर पहले से रहता था। तो मुझे तो बस लिखना है, एक फितूर होता था, एक जोश होता था। और ये कुदरत का करिश्मा कहिए कि मतलब मेरी जब लिखता था तो कलम रुकती नहीं थी, और मैं लिखता चला जाता था, मतलब और कल्पना मतलब दौड़ती चली जाती थी एकदम। और इसका फ़ायदा ये भी मिला कि बड़े बड़े राइटरों ने भी मतलब मेरे से लिखवाया, मतलब जब भी उन्हें अर्जेंट स्क्रिप्ट की ज़रूरत हुई उन्होंने लिखवाया, पब्लिशरों ने अपने ट्रेडमार्क नामों के लिए लिखवाया, उनके लिए काम कराया, करेक्शन करवाई, मतलब एडिटिंग करवाई, और मतलब काट छाट करवाई, बढ़वाया घटवाया, सारे काम करवाए। और मतलब सारे काम मतलब करते हुए मतलब मैं मतलब ये सोचने का मौका नहीं, नाम छपना है नहीं छपना है, पैसे हर काम में मिल जाते थे। और पैसे उस समय देखो ये आज की तरह टीवी नहीं थे, आज की तरह मतलब ये इंटरनेट नहीं था, उस समय इंटरटेनमेंट का साधन एकमात्र फिल्में थी।
पैसे ज़्यादा हुए यारों के साथ, मतलब नहीं कि थोड़ा बहुत घूमने फिरने में और मतलब फिल्म देखने में वेस्ट कर दिए। जो थोड़ा बहुत घर में देना हुआ घर में दे दिया, सब तरह का चलता था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि किताबों और कथान को भी सर्जरी करते करते आपको होश ही नहीं रहा कि कुछ और किया जा सकता है। आपके पास ऑफर आते गए, आप एक्सेप्ट करते गए और फुर्सत ही नहीं होती। आप ये देखिए, मेरे को कवि सम्मेलनों में बहुत ऑफर आए। मैं कवि सम्मेलनों में इसलिए कतराता रहा कि वो साले 2 दिन खराब होते थे, 1-2 कविता निकली। फिर उनके पास कई बार वो कहते थे टॉपिक या तो रोमांटिक लिखना है, मतलब जो मतलब लोगों को मज़ा आए उसमें, मतलब प्रेम कहाँ प्रेम। मैं समझता हूँ कवि सम्मेलन में तब भी और आज भी ज़्यादातर कवि बकवास है। मतलब सिर्फ हास्य कवि जो है ना, जो लिखते हैं हास्य कविताएँ, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, हाथ जोड़ के मतलब उनको सैल्यूट करता हूँ कि क्योंकि उन्होंने जब भी लिखा ना, मनोरंजन किया पूरा और कुछ ना कुछ नई चीज़। और ख़ास तौर से स्वरूप संपत और हरिओम परमार जैसे कवि जो है ना, लाजवाब है। और ये जैमिनी हरियाणवी और अरुण जैमिनी भी बहुत अच्छे, मतलब हास्य काका आदर्शी, मतलब इन सब का मैं फ़ैन रहा हूँ। मतलब कविता पढ़ता था, मैं ज़्यादातर हास्य कविता ही पढ़ता था। सर एक चीज़ बताइए, जैसे प्रेत लेखन हिट हो गया, फिर उसके बाद वेद प्रकाश शर्मा जी के ऊपर आपकी किताब आ जी गई, हाँ। और अभी हमें पता लगा है कि परशुराम शर्मा जी के ऊपर भी एक किताब आने वाली है आपकी। परशुराम शर्मा जी नहीं, परशुराम 21 बार छत्री कट कर दो। तो सर प्रेत लेखन हिट हो गई और वेद प्रकाश शर्मा जी के ऊपर लिखी हुई किताब जैसा देखो सुना ये भी हिट हो गई। इसके बाद अभी पता लगा है कि भगवान परशुराम जी के ऊपर भी एक किताब आने वाली है। हाँ। लेकिन हमारे जो पाठक हैं उनको प्रेत लेखन पार्ट 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो कृपया ये बताएं कि उसके बारे में अभी क्या कुछ चल रहा है, स्क्रिप्ट रेडी है? आउटलाइंस बन गई है, तैयारी है, मतलब और मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट भी होगी। पर पहले परशुराम भगवान की किताब आएगी 21 बार छत्री विहीन की। और ये किताब मेरी एम्बिशियस किताब है, इसको मैंने इतने दिल से लिखा है, डूब के लिखा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इसके ऊपर कोई सीरियल तो बने। भगवान परशुराम पे आज तक कोई सीरियल नहीं आया, फिल्म नहीं आई, लेकिन इस किताब में मुझे 100% उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीरियल निर्माता इसको ध्यान दे के सीरियल जरूर बनाएगा इस पर। तो हम भी यही दुआ करेंगे और हम शुभकामनाएं, इसके लिए दुआएं तो चाहिए ही आपकी कि जल्द ही भगवान परशुराम जी के ऊपर किताब आए और उसके ऊपर सीरियल भी बने। इसके अलावा एक बात जो मेरे दिमाग में अभी भी आ रही है कि जब प्रेत लेखन और वेद प्रकाश शर्मा जी के ऊपर जो उपन्यास है आपकी छपी, आपके अपने नाम से छपी, तो आपके घर वालों के परिजनों की क्या प्रतिक्रिया रही? सबसे पहले आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे तो एक बात बताऊँ ना, मैं ये कहूँ, मैं हर हाल में वो एक आपने शेर सुना, हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रज़ा है, यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह। मतलब ये है कि मतलब नाम से सब कोई अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं छपती तो ये किताब मान लीजिए लिखी मैंने किसी और के नाम से छप जाती, तो ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मलाल में रहता, मेरे को ऐसा नहीं। हाँ, परिवार के लोगों को अच्छा लगा, और ख़ास तौर से मेरा ख्याल है मेरी बेटी को और मेरे भाई और उसकी पत्नी कांता को बहुत अच्छा लगा। भाई राकेश जो है ना मेरा, मतलब उसने मतलब मेरी बहुत लोगों को किताब दिखाई कि मेरे भाई की लिखी हुई है, और उसकी पत्नी ने भी मतलब 10 जनों से जिक्र किया मुझे बहुत। और मेरी पत्नी और मतलब मेरी बेटी भी मतलब खुश हुई, मेरी बेटी को ख़ास तौर से, क्योंकि बेटी ने एक बार मेरे से कहा, पापा आप इतने लिखते रहो, मैंने आपकी कोई किताब नहीं देखी कभी। मतलब अब ये मतलब किताब देख के उसको तसल्ली हो गई कि हाँ मतलब पापा लिखते थे, अच्छा लिखते थे। अच्छा, तो सर ये बताइए, आपने तो मेरठ के, दिल्ली के और भी सभी प्रकाशकों और लेखकों के साथ काम किया है। नीलम जैसी जासूस कार्यालय से जुड़ने पर आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि नीलम जासूस को मैं और आपको, राम पुजारी जी, आपको श्रेय दूंगा कि आपने एक मुर्दे को ज़िंदा किया है, मुर्दा जिंदा। और फिर इसके अलावा दूसरा श्रेय दूंगा कि आपके यहाँ से इतने नए नए अच्छे अच्छे मतलब लेखक आ रहे हैं, तो आप मतलब जन्मदाता भी हैं बहुत सारे लेखकों के। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका पब्लिकेशन दिनों दिन इतना फले फूले कि मतलब किताबें पढ़ने वालों को किताबों की कमी नहीं रहे, अच्छी किताबें पढ़ने वालों को अच्छी किताबें मतलब ढेर सारी मिले। और ये है कि इसके लिए मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा आपका और सुबोध भारती जी का। तो ये बताइए, सुबोध भैया के साथ
आपकी क्या बात हुई थी प्रेत लेखन और वेद प्रकाश शर्मा जी की किताब से पहले भी? कुछ लोगों को पता तो लगे कि पृष्ठभूमि में क्या चल रहा था। इसके लिए बात की शुरुआत तो राम पुजारी जी आपने ही कराई थी। हाँ, उसके बाद मतलब नहीं, मेरे को जब भी मैंने लिखा तो सुबोध भारती जी मतलब गाइड करते रहे कि आप मतलब जो भी लिखो उसमें मतलब ये कंटिन्यूटी बरकरार रहे और मतलब लोगों को मतलब पठन पाठन में कोई मतलब बीच में रुकावट महसूस नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मतलब जो आप लिख रहे हो उस बेस से हट के ना लिखो। मतलब अब मैं जैसे लिख रहा हूँ वेद प्रकाश शर्मा के बारे में, तो उसमें मतलब उतना ही हो जो वेद प्रकाश शर्मा से लिंक हो। अनावश्यक मतलब लोगों के कहानियों के लिए गुफ्तगू या अगली मतलब कड़ी कोई मतलब ठीक रहेगी। तो इस चीज़ का श्रेय मैं उनको दूंगा कि मतलब किताब को बढ़िया कैसे लिखना है और ये तो हम जानते हैं, लेकिन कैसे लिखवाना है इस मामले में सुबोध भारती जी मास्टरमाइंड है। सुबोध जी का शुक्रिया, शुक्रिया उनका, दिल से शुक्रिया, तहे दिल से। तो साथियों, अभी हम इस मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं और योगेश मित्तल सर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी जीविका के लिए, उनके लेखन के लिए हम दुआएं देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी लेखनी चलती रहे और हम जैसे लोगों को पढ़ने को मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार।